दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से डेली एक वीडियो दे रहा हूं, कभी ग्रामर का, कभी लिटरेचर का, जिसमें कल मैंने आपको लिटरेचर का एक टॉपिक दिया था, जिसमें हम लोगों ने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कैरोलिन एज के बारे में चर्चा की। कैरोलिन एज के बाद हमने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की चर्चा की। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब का टॉपिक, जो कि हम लगातार ग्रामर में वर्ब का टॉपिक चला रहे हैं अभी, और मैं आपको वर्ब से रिलेटेड 2 टॉपिक दे चुका हूं। उससे पहले मैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रमुख टॉपिक्स हैं, उनको मैं समाप्त कर चुका हूं। सब में मैं 5-5, 6-6, 7-7 पार्ट मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के मेरे टॉपिक पढ़ने हैं, अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप मेरी गैलरी में जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल की गैलरी में जाकर आप आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको वर्ब मैंने कहा शुरू किया, और वर्ब में मैंने आपको अब तक 2 टॉपिक दिए हैं। पहले टॉपिक में मैंने ट्रांसिटिव और इंस्ट्रांसिटिव वर्ब से आपका परिचय कराया। उसमें मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया। उसके बाद जो वर्ब का दूसरा टॉपिक मैंने दिया, उस वर्ब के दूसरे टॉपिक में मैंने आपको यूज ऑफ ट्रांसिटिव और इंस्ट्रांसिटिव वर्ब समझाया। आज हम लोग थर्ड टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा वर्ब्स के, और मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने मेरे इन फैक्ट्स को एक बार पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो वर्ब लगाने में आपको कोई गलती नहीं होगी। मेन वर्ब का यूज करने में आपको भविष्य में फिर कोई गलती नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये, और ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या होता है कि भूल जाते हैं, इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, और इसलिए प्रायः कंफ्यूजन में हम चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन यदि आपने मेरा वीडियो कायदे के साथ अंत तक देखा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप भविष्य में फिर वर्ब में मिस्टेक नहीं करेंगे। और आज के ही टॉपिक में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी के साथ वर्ब्स याद कर सकते हैं, और वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म में आसानी के साथ बदल सकते हैं। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है वर्ब्स याद करने में, फॉर्म्स याद करने में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या कैसे लगता है, क्या नहीं लगता, और साथ ही साथ वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसको बदलने में प्रॉब्लम होती है। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है वो आप अंत तक देखें, तो आपको वर्ब्स याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, रूल नंबर 1 मैंने लिखा टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का यूज होता है। क्या पता नहीं, हम लिखा टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का यूज होता है। अब कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि टू बी वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप अब तक 3 ही फॉर्म याद करके आए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब आपका परिचय, और आप जानते हैं 4th फॉर्म क्या होती है, हम आपका परिचय कराते हैं उससे। फिर से एक बार रूल पढ़ लीजिए, टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का यूज होता है। टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का बेटा क्या होता है, यूज होता है। अब मैंने आपको अलग से यहां लिखा टू बी वर्ब क्या होती है, तो समझिए, तो मैंने यहां लिखा था ना टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहले समझिए टू बी वर्ब क्या है। तो आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीन, इनको क्या कहा जाता है, टू बी वर्ब। क्या कहा जाता है, टू बी वर्ब। क्या क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीन। अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपको मिल जाए किसी वाक्य में लगी हुई एज अ हेल्पिंग वर्ब,
तो उसके बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको कि हम अपनी ग्रामेटिकल भाषा में क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज से इस बात को गांठ बनाकर अपनी जेब में रख लीजिए साहब, मस्तिष्क की जेब में कह रहा हूं, अपनी जेब वाली जेब में नहीं, पॉकेट में नहीं, कि अगर किसी भी वाक्य में टू बी वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीन, उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आएगी। क्लियर साहब? मैं आपको इतने सिंपल वे में इन चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं कि वो लोग जो कि मान लीजिए यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी कम आती है, मान लीजिए किसी लड़की ने इंटर तक अंग्रेजी पढ़ी, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं ली, बीए, उसके बाद बीटीसी या बीएड कर लिया, लेकिन जब आप टेट देने जाएंगे तो संस्कृत या इंग्लिश में से आपको कुछ चुनना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश चुन लिया, लेकिन चूंकि आप 5-6 साल लगातार आपने इंग्लिश छोड़ रखी है, तो फिर उस स्थिति में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहां तक आप नियम याद करेंगे। तो मैं बहुत सिंपल वे में इसलिए समझाने का प्रयास आपको करता हूं कि आप बहुत ही आसानी के साथ इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए, जिससे कि आसानी के साथ आप इन एरर्स से बच सके जब आप एग्जाम देने जाएं। और मेरे जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9, 10, 11, 12, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि साहब वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो अब आपको ध्यान हो गया होगा कि टू बी वर्ब का यदि किसी वाक्य में यूज हुआ है तो टू बी वर्ब के बाद क्या होता है? वर्ब जो है, हमारी मेन वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या जिसको हम अपनी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके? अब जरा देखिए सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा राम इज, और इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है? रीडिंग। आईएनजी लगाई कि नहीं? अब एग्जाम में पता लगा एरर करने के लिए वो क्या कह सकते हैं? राम इज रीड हिज बुक। राम इज रीड हिज बुक। आपको इसको सेंटेंस को सही करना है। तो आपने देख लिया उस वाक्य में क्या लिखा है? इज। इज क्या है? हमारी टू बी वर्ब। तो नेचुरल सी बात, उसके बाद क्या लगेगा? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा देखिए, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्या है? उसके बाद क्या लिखा? वॉज। वॉज हमारी क्या है? टू बी वर्ब। उसके बाद प्ले, और प्ले में क्या जोड़ दिया? आईएनजी, तो फोर्थ फॉर्म बन गई, यानी कि प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या कर रहा है? यानी क्रिकेट, तो क्रिकेट। तो अब ये भी हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब समझ में बात आ गई कि टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है, जिसको कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, पैसिव वॉइस। मान लीजिए आपका सेंटेंस क्या में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब के बाद, यहां पर भी टू बी वर्ब है और यहां पर भी टू बी वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्या का फॉर्म का यूज होता है? टू बी वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। दोनों नियम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में चेंजिंग आएगा। साधारण वाक्य है हमारा, टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आप, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। लेकिन यदि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो टू बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। अब यह सवाल पैदा हो सकता है कि सर ये कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल है कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है? तो भैया देखो, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो बड़ा सिंपलेस्ट तरीका है कि जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है तो उसके अंत में बाई आएगा, जिसके आधार पर यह पहचान सकते हैं आप कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। क्लियर? दूसरा तरीका यह है कि जब हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि जो कार्य का होना दर्शाया जा रहा है वह किसी अन्य के द्वारा हो रहा है।
यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उससे वो कार्य कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो दो बातें आप पैसिव वॉइस में को पहचानने के लिए हमेशा ध्यान रखें, या तो सेंटेंस के अंत में बाई आएगा, और अगर बाई नहीं आएगा तो सेंटेंस का सेंस ऐसा होगा जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह स्वयं कोई कार्य ना करके कोई अन्य जो है वह कार्य करता, मतलब करवा रहा है या वह कार्य कर रहा है। अब जैसे सेंटेंस देखिए, यहां मैंने लिखा राम इज रीडिंग हिज बुक, राम अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि राम स्वयं अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। क्लियर। लेकिन वही दूसरा सेंटेंस, आई एम कॉल्ड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा बुलाया गया। अब मान लीजिए मैं सेंटेंस को सिर्फ इतना लिख दूं, आई एम कॉल्ड, मान लीजिए मैंने बाई हटा दिया। बाई तो सिंपल तरीका है, आप पहचान जाएंगे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से समझना। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने अंग्रेजी कम पढ़ी है उनके लिए ये सिंपलेस्ट वे है, तरीका है, जिससे कि आप आसानी के साथ वर्ब्स का यूज समझ सकते हैं। आई एम कॉल्ड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा बुलाया गया। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया। तो भैया किसी अन्य ने बुलाया, सेंटेंस में सेंस क्या कह रहा है, किसी अन्य ने बुलाया। तब मैंने यहां किस फॉर्म का यूज किया, थर्ड फॉर्म का, और ये सेंटेंस हमारा कैसे वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस सिंपल होता तो लिखा होता आई एम कॉलिंग, यानी कि मैं बुला रहा हूं। तो इसमें क्या होता, सब्जेक्ट जो आई है वो बुला रहा होता, आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूं। तो इसमें आप अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तो इसमें बुलाने का कार्य कौन कर रहा है, आई, यानी कि सब्जेक्ट। जबकि इस सेंटेंस में आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। तो मुझे बुलाया गया किसने, मान लीजिए तुमने मुझे बुलाया, तो आई एम कॉल्ड बाई यू। क्लियर। आई एम कॉल्ड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा बुलाया गया। दूसरा सेंटेंस, ए बुक वॉज रिटन बाई हर, ए बुक वॉज रिटन बाई हर। इस सेंटेंस में भी मैंने बाई का प्रयोग किया। अब यहां वॉज आया साहब, टू बी वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि सेंटेंस में बाई लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। अब मान लीजिए इसमें भी बाई आया, सर कहेंगे, आप कहेंगे पहचान लिया सर क्योंकि बाई आया है। और अगर ये लिख दिया जाए, ए बुक वॉज रिटन, ए बुक वॉज रिटन, एक पुस्तक लिखी गई। एक पुस्तक, यहां क्या है, एक पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई। यहां क्या है, एक पुस्तक लिखी गई। तो लिखी तो किसी ने होगी ना, तो लिखने का कार्य किसी के द्वारा हुआ होगा ना, किसी अन्य के द्वारा। वही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब दिए गए सेंटेंस से ये सेंस निकल आए कि कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा है या किया गया है, तो वो सेंटेंस काय में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब के बाद, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर। दोनों नियम पल्ले पड़ गए, पक्का। ठीक है साहब। यानी कि पहला सेंटेंस, पहला नियम था कि टू बी वर्ब के बाद अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। दूसरा नियम था कि सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में है तो टू बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड देखिए, हैज, हैव, हैड, तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। परफेक्ट के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज, हैव और हैड। ठीक। के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आपको टेंस में घुसने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने जैसा कहा कि आप वर्ब की मिस्टेक से, एरर से बच जाएंगे अगर ध्यान पूर्वक बस मेरा इस वीडियो को आप देखेंगे, फॉलो करेंगे,
तो वर्ब की गलती फिर आपसे नहीं होगी, चाहे अंग्रेजी आपको कितनी ही कम क्यों ना आती हो। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर कोई वाक्य आपके सामने लिखा है, कोई सेंटेंस यदि आपके सामने लिखा है और जिसमें हैज, हैव या हैड का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है, तो उसके बाद आने वाली मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब जो है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। मैं आपको पार्टिसिपल, जीरंड, इंफिनिटिव सब कुछ पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है ना। बस जो मैं वीडियो दे रहा हूं एक एक करके आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करिए, और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकूं। तो हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? थर्ड फॉर्म का। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, क्या लिखा है? हैव। और भैया डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है क्यों अकॉर्डिंग? शी हैज रिटन ए बुक। इसमें क्या है सेंटेंस में? हैज। हैज के बाद मैंने क्या लगाया? रिटन। तो रिटन क्या है? राइट की थर्ड फॉर्म। तो रिटन ए लेटर। ठीक है ना। तो ये 3 नियम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं, अब तक मैंने आपको 3 नियम समझा दिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब्स में। अब जब 4th रूल की ओर आते हैं, तो अगर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग हो, डू, डज या डिड का प्रयोग हो, तो डू, डज और डिड के बाद जब मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगी। अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का यूज हुआ हो, तो उस वाक्य में मेन वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल लिखा, ही डज नॉट राइट ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या आया? डज। और उसके बाद मैंने क्या लिखा? राइट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखा है आई डू नॉट। आई के साथ क्या लगाया? डू। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो डू के साथ भी क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखा शी डिड नॉट रीड दिस बुक। अब रीड और इधर डिड, तो डिड के बाद साथ हमने क्या लगाया? रीड। अब आप कहेंगे सर हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो, तो मान लो रीड की तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म रीड ही होती है। रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो चलिए हम इसके दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह एक गीत नहीं गाती थी, या वह गीत नहीं गाती थी। तो यहां काय का प्रयोग किया? डिड का। और फॉर्म कौन सी लगाई? फर्स्ट। भाई सिंग, सेंग और संग। सिंग की थर्ड फॉर्म यही तो, सेकंड फॉर्म सेंग होती है, थर्ड फॉर्म संग होती है, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग रहती है हमारी। तो कहने का तात्पर्य, अगर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड आ जाए, चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। किसी भी वाक्य में जहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का यूज हो, उस वाक्य में मेन वर्ब के रूप में काय का प्रयोग करेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर। मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है।
क्या आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए, कई वर्ब ऐसी होती हैं आपके सामने जो कि पर्टिकुलर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जो कि पर्टिकुलर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन उन वर्ब्स का प्रयोग वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाता है, वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाता है। और ऐसी वर्ब्स को ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊं तो मैं लिखूंगा कैन, मैं लिखूंगा कुड, मैं लिखूंगा मे, माइट, मस्ट और टू, नीड एटसेट्रा। ये सब आपकी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और हमारी ऑक्सिलरी का मतलब तो होता है सिंपल सा सहायक क्रिया। तो जब इन वर्ब्स में से किसी वर्ब का प्रयोग किसी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हो तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी यानी कि मुख्य क्रिया आएगी वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगी। जैसे कि ही कैन डू दिस वर्क, वाक्य में क्या आया? कैन, वह यह कार्य कर सकता है। सेंटेंस का क्या हुआ? वह यह कार्य कर सकता है। तो मैंने डू की कौन सी फॉर्म लिखी? फर्स्ट। भाई डू किस रूप में लिखा है? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। सेकंड फॉर्म होता तो डिड हो जाता, थर्ड फॉर्म होता तो डन हो जाता। शी मे कम हियर, मे आया, फिर मैं लिख दिया कम। अब कम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। केम क्या हो जाती है? सेकंड फॉर्म। और फिर से कम होती तो थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का लिए मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले में रूल बताया ही था कि थर्ड फॉर्म का यूज कब होता है? जब हैज, हैव या हैड का यूज हो, या जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अन्य कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सिर्फ दो परिस्थितियों में होगा, या तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव या हैड का प्रयोग हो, या टू बी वर्ब हो तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे कि हम लोग उसी में चल रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। तो देयर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देयर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी कि अब यदि आपसे कोई ये पूछे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं तो आप आंसर देंगे 5 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स। अब मैं आगे की इस वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा पहले नंबर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म या कहते हैं वर्ब इन प्लूरल नंबर। अब ये नियम बहुत ध्यान से सुनना, और तो सब आपको आते हैं, मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा इनको, कोई समय नहीं लगेगा। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसका एक नाम तो होता है प्रेजेंट फॉर्म, पता होगा आपको। दूसरी बात जो है वो उसको कहते हैं वर्ब इन प्लूरल नंबर। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आप मेरा इस वीडियो को देखने का फायदा आपको डायरेक्ट मैं आपको यहां देता हूं। वर्ब इन प्लूरल नंबर से क्या अभिप्राय है? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पढ़ाया जाता है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में हो तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। लेकिन हमें टेंस पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं वो हमें ये नहीं बताते कि आखिरकार ये नियम आया तो आया क्यों। ऐसा क्यों होता है कि वर्ब में
तो हमें लोग ये तो बता देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, सब्जेक्ट जब वर्ब सिंगुलर में हो, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन ये नहीं बताते कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। आज मैं आपको चूंकि वर्ब का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे नियम ये है कि एवरी वर्ब इन इटसेल्फ इज इन प्लूरल, यानी कि प्रत्येक वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है, प्लूरल होती है। एंड टू चेंज दैट वर्ब इन सिंगुलर बी एड एस और एस, और उस बहुवचन क्रिया को यानी कि प्लूरल वर्ब को जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस का यूज करते हैं। इस कारण से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आती है। तो नियम समझ में आ गया। हमारे जो वर्ब होती है, जितने भी वर्ब हम पढ़ते हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब अपने आप में बहुवचन हैं, और उन बहुवचन क्रियाओं को एक वचन में बदलने के लिए उनमें एस या ईएस का ऐड होना होता है, ऐड करते हैं, हम जोड़ते हैं। क्लियर? तो यही मैंने लिखा है प्रेजेंट फॉर्म या वर्ब इन प्लूरल नंबर। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये नियम पता नहीं होगा। जैसे कि मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, गो, ड्रिंक, रन, ईट, राइट, सिंग, प्ले एटसेट्रा। वर्ब तो ढेर सारे हैं, ठीक। गो, ड्रिंक, रन, ईट, राइट, सिंग, प्ले एटसेट्रा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म और वर्ब इन प्लूरल नंबर। दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात आज अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, हमेशा रट लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या में होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो और चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो। बात ध्यान समझना, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे मेरी बात से। भाई फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो यहां मैंने एक वर्ब और जोड़ दिया आपके लिए, डू। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए हम चलते हैं आगे। सेकंड फॉर्म पर जब हम आते हैं तो सेकंड फॉर्म में डू की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो भैया पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तब हम मेन वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। और डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म। तो वही मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट तक सीमित है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में आए और चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसको पहचानने का बड़ा अच्छा एक तरीका है वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहचानने का। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, पास्ट पार्टिसिपल जो है, वो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। वह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है? अगर उसका प्रयोग किसी नाउन से पहले होगा, जैसे कि मैंने कहा ही हैड बॉट, उसने खरीदा, कोई बात नहीं, पास्ट पार्टिसिपल यहां एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं ही हैड बॉट ए साइकिल, उसने खरीदी क्या? नहीं, साइकिल। तो नाउन के लिए वो साइकिल क्या हुआ? साइकिल का खरीदना।
ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या है, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड हो गई थी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। इसी प्रकार से ड्रिंक क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म। ड्रैंक क्या हो गई? सेकंड फॉर्म। और ड्रंक क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। रन हो गई फर्स्ट फॉर्म, रैन हो गई सेकंड फॉर्म, और रन फिर से हो गई थर्ड फॉर्म। ईट हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, एट हो गई सेकंड फॉर्म, और ईटन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से राइट आपकी फर्स्ट फॉर्म, रोट आपकी सेकंड फॉर्म, और रिटन आपकी थर्ड फॉर्म। सिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेंग आपकी सेकंड फॉर्म, और संग आपकी थर्ड फॉर्म। डू आपकी फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म। अब आप कहेंगे सर डन को ही क्यों छोड़ दिया थर्ड फॉर्म में? तो थर्ड फॉर्म में डन। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने का मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वह होती है आईएनजी फॉर्म। यानी कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या कहा जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जिसको हम क्या दूसरा नाम देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा ध्यान रखिए, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है। अगर आईएनजी किसी में जुड़ती है तो वो जुड़ती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक। जैसे कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में गो लिखा था, तो यहां गो में आईएनजी जोड़कर क्या लिख दिया? गोइंग। यहां मैंने ड्रिंक लिखा, तो ड्रिंक में आईएनजी जोड़कर क्या लिख दिया? ड्रिंकिंग। यहां लिखा रन, तो रन में क्या लगा दिया? रनिंग। ईट, ईट में क्या लगा दिया? ईटिंग। राइट, राइट में क्या लगा दिया? राइटिंग। सिंग, सिंग में क्या लगा दिया? सिंगिंग। प्ले, प्ले में क्या लगा दिया? प्लेइंग। ठीक है। अब आपने देखा यहां कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे कि RUN रन, RAN रन, फिर RUN थर्ड फॉर्म के रूप में भी वही होता है। और जब हम फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो रन में एक एन बढ़ जाता है, RUN की जगह क्या हो गया? RUNN। ठीक है। राइट की स्पेलिंग WRITE थी, जब ING जोड़ा तो ई हट गई, सिर्फ ING बची। तो अब मैंने जो इसका जो अगला पार्ट में वर्ब का दूंगा उसमें आपको नियम लिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ING जोड़ने पर कोई शब्द कम या ज्यादा क्यों हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने पर शब्दों में मूल शब्द जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म उसमें क्यों परिवर्तन हो जाता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, ये विस्तार से मैं आपको अगले टॉपिक में यानी वर्ब के अगले पार्ट में जो मैं फोर्थ पार्ट दूंगा उसमें इस पर डिस्कशन करेंगे। अब आता है आपका फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आता है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं इसको? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जो हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है और वो एस या ईएस जोड़कर जो वर्ब बनती है उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, यानी कि एस या ईएस फॉर्म। और इसको आप एक नाम और भी दे सकते हैं और वो है आपका सिंगुलर फॉर्म। क्या कह सकते हैं इसको? सिंगुलर फॉर्म। क्योंकि अभी मैंने आपको नियम समझाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल फॉर्म, और उसमें एस या ईएस जोड़कर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। तो इसको आप या तो ये कह सकते हैं एस और ईएस फॉर्म, या कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि गो में ईएस जुड़ गया तो न गोज हो गई, ड्रिंक में एस जुड़ गया तो क्या बन गई? ड्रिंक्स। रन में एस रन्स, ईट की जगह ईट्स, राइट की जगह राइट्स, सिंग की जगह सिंग्स, और प्ले की जगह प्लेस। तो समझ में आ गई बात? अब जो शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे वर्ब चेंज होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के रूप में, फर्स्ट फॉर्म तो मूल शब्द है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जब बनाते हैं तो किस प्रकार से वर्ब में हमारा परिवर्तन हो जाता है, इस विषय पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ब का पार्ट 4 जल्दी ही लाकर दूंगा। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पिछले अन्य वीडियो की तरह ही पसंद आया होगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जितना अधिक से अधिक कर सके उतना जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक्स।